तो चलिए, आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसकी सुर्खियों से थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि असली कहानी क्या है। मिसाइलें, ड्रोन्स, ये सब तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ इतनी ही है? आज जिस सोर्स मटेरियल पर हम बात कर रहे हैं उसका मानना है कि ये जो दिख रहा है वो तो बस सतह है, कहानी कुछ और ही है। तो इस कहानी की पहली परत को हटाने के लिए हमें दो बहुत ही अहम चीजों पर ध्यान देना होगा: तेल और अमेरिकी डॉलर। देखिए, इस एनालिसिस के अनुसार अमेरिका की पूरी ग्लोबल स्ट्रैटेजी असल में दो पिलर्स पर खड़ी है। पहला, दुनिया की ऑयल सप्लाई पर कंट्रोल रखना, और दूसरा, ये पक्का करना कि उस तेल की खरीद फरोख्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही हो। इसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। और सोर्स ये भी बताता है कि इतिहास में एक पैटर्न सा दिखता है। जब भी किसी देश ने इस पेट्रो डॉलर सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश की, चाहे वो लीबिया हो, सीरिया, इराक या फिर वेनेजुएला, उसे किसी न किसी तरह के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा। अच्छा, अब आते हैं लड़ाई की रणनीति पर, क्योंकि यहां मामला सिर्फ मिलिट्री का नहीं है, एक बहुत ही दिलचस्प इकोनॉमिक लड़ाई भी चल रही है। ईरान का सबसे मुख्य हथियार, सोर्स के मुताबिक, वो है ये ड्रोन। इसकी कीमत है करीब 18 लाख रुपए। जी हाँ, सिर्फ 18 लाख। और अब दूसरी तरफ देखिए, इन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने वाले एक वेस्टर्न मिसाइल की कीमत लगभग 36 करोड़ रुपए। 18 लाख कहा और 36 करोड़ कहा, तो ये एक तरह का एट्रिशन वॉर है, यानी घिसने की लड़ाई। सोर्स का पॉइंट बिल्कुल साफ है, ईरान बहुत ही कम लागत में हजारों की संख्या में ड्रोन बना सकता है, जबकि दूसरी तरफ की महंगी डिफेंस मिसाइलें लिमिटेड हैं और उनके स्टॉक यूक्रेन और गाजा की वजह से पहले ही कम हो रहे हैं। अब ये विश्लेषण एक और दिलचस्प मोड़ लेता है। ये बात करता है जियोपॉलिटिक्स में दोहरे मापदंड यानी डबल स्टैंडर्ड्स की, और अपनी बात को समझाने के लिए कुछ बहुत ही दमदार उदाहरण देता है। जैसे ये उदाहरण देखिए, अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो हम पूरी चाय फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी घी में गिरे तो हम मक्खी को निकालकर फेंकते हैं, घी को नहीं। क्यों? क्योंकि घी ज्यादा कीमती है। सोर्स का तर्क है कि इंटरनेशनल नियम भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। नियम सबके लिए एक नहीं है। देश की ताकत और उसका महत्व तय करता है कि उसके साथ कैसा बर्ताव होगा। एक और उदाहरण दिया गया है अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एक बयान का, जिसमें लिखा है कि वो भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए अनुमति दे रहे हैं। सोर्स इस अनुमति यानी अलाउ शब्द पर सवाल उठाता है। उनका कहना है कि ये शब्द इस्तेमाल करके एक तरह से भारत जैसे संप्रभु देश पर अपनी अथॉरिटी थोपी जा रही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ईरान के मानवाधिकारों पर तो सवाल उठाता है, लेकिन अपने यहाँ के एप्स्टीन फाइल जैसे स्कैंडल्स पर चुप्पी साध लेता है। ईरानी महिलाओं की चिंता तो की जाती है, लेकिन अपने ही कुछ सहयोगी देशों में महिलाओं की स्थिति पर वैसी ही जांच क्यों नहीं होती? ये पाखंड नहीं तो और क्या है? तो सवाल उठता है कि इस सब का भारत से क्या लेना देना? सोर्स के मुताबिक इसका भारत पर बहुत गहरा और सीधा असर पड़ता है। ये लड़ाई सिर्फ दूर की नहीं है। इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 45 दिन। यह है भारत की स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे किसी अहम रास्ते पर लड़ाई छिड़ जाए और बाहर से तेल आना बंद हो जाए तो हमारे पास सिर्फ 1.5 महीने का तेल बचेगा। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सोसर ने भारत की विदेश नीति की तुलना देवदास के किरदार से की है, जो दूसरों के लिए अपनी चीजें छोड़ देता है। अमेरिका ने कहा रूस से तेल मत खरीदो, हमने मान लिया। कहा ईरान से गैस मत लो, हमने मान लिया। कहा डॉलर में ही ट्रेड करो, हमने वो भी किया। सोसर का दावा है कि हम अपनी रणनीतिक आज़ादी को दूसरों के लिए कुर्बान करते जा रहे हैं। और दोस्ती की बात करें तो यहां भी मामला थोड़ा पेचीदा है। जैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर इजराइल भारत के दावे का समर्थन करता है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब बात चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन की आती है तो इजराइल उसे एक विवादित क्षेत्र कहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चीन इजराइल का एक बड़ा पार्टनर है। तो दोस्ती भी अपनी जगह है और हित अपनी जगह। और यहीं हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये पूरी लड़ाई आखिर है किस बारे में? शक्ति, सिद्धांत या सिर्फ मुनाफा? ईरान के साथ भारत के रिश्ते को देखें तो वो भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। सोर्स याद दिलाता है कि 1994 में जब इस्लामिक देशों का संगठन कश्मीर पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव ला रहा था तो ईरान ही था जिसने भारत का साथ दिया था। चाबहार पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चीन और पाकिस्तान के विरोध के बावजूद ईरान ने भारत को ही दिया। हाँ, ये बात भी सही है कि हाल में ईरान ने CAA और आर्टिकल 370 जैसे भारत के अंदरूनी मामलों पर चिंता जताई है।
तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस बदलती दुनिया में जहां ताकत के समीकरण रोज बदल रहे हैं, क्या किसी भी देश को अपने हितों और अपनी आजादी के बीच में से किसी एक को चुनना ही होगा, या फिर कोई तीसरा रास्ता भी है? ये सवाल सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि हर उस देश के लिए है जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है।